अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक हैं। मुझे उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर तैयार कर लिया होगा और जो कोई आप लोगों को क्वेश्चन है, क्यूरीज़ हैं, वो आप मुझे पर्सनल मैसेज के ज़रिए भेजें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज़ कंपैरेटर। कंपैरेटर में आपको मालूम है 2 इनपुट्स होंगी तभी कंपेयर किया जाएगा। मसलन यहाँ पर 5 किलो का वज़न है तो दूसरी साइड पर जितना भी वज़न रखेंगे, जब ये बैलेंस हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 5 किलो दोनों साइड पर रख लिया जाएगा। इसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 2 इनपुट्स थी, एक नेगेटिव जिसे इन्वर्टिंग कहते हैं, एक पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग, और एक आउटपुट थी। हम यहाँ पर अगर जो रजिस्टर लगाया था हमने RF, जिसे हमने क्या कहा था, फीडबैक रजिस्टर, अगर हम ये फीडबैक रजिस्टर इस्तेमाल नहीं करते, अगर फीडबैक रजिस्टर इस्तेमाल नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं जिसमें एक फीडबैक रजिस्टर, इसे हम कहते हैं क्लोज लूप, और क्लोज लूप जब इस्तेमाल होता है तो ये एम्पलीफायर बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको क्लोज लूप ना बनाएं, हम क्या करें, डायरेक्ट एक एम्पलीफायर लें, इसके नेगेटिव पॉजिटिव 2 इनपुट्स हैं, यहाँ पर हम अगर एक DC सप्लाई फिक्स वोल्टेजेस अप्लाई कर दें और यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करें, तो अब ये क्या होगा, अब ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरेटर बन जाएगा और इसे कहेंगे ओपन लूप एम्पलीफायर। क्योंकि यहाँ पर एक फीडबैक रजिस्टर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे ओपन लूप एम्पलीफायर और हम इसे कंपैरेटर बना देंगे। अब इस सूरत में क्या होगा, आप देखें कि अगर ये फ़र्ज़ करें मेरा इनपुट सिग्नल है और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है और ये नेगेटिव सप्लाई दी हुई है। अब देखें, ये फ़र्ज़ करें पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं मेरे, पॉजिटिव DC वोल्टेजेस जो मैंने ये वाले अप्लाई किए हैं, फ़र्ज़ किया ये रेफरेंस है। अब होगा क्या, जैसे ही इनपुट वोल्टेजेस मेरे इस लेवल से ज़्यादा होंगे, यानी ये वोल्टेज इस लेवल से, यहाँ पर आने वाले वोल्टेज इस लेवल से ज़्यादा होंगे, तो आउटपुट मेरी चेंज हो जाएगी। अब चेंज किस तरह होगी, देखें, अगर हम कहें कि इस VP यानी पॉजिटिव पिन पर आने वाले वोल्टेजेस ज़्यादा हैं VN से, यानी नेगेटिव पर आने वाले वोल्टेजेस, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि P ज़्यादा है। और इसी तरह अगर VN यानी V माइनस के वोल्टेज ज़्यादा हो जाएं V पॉजिटिव से, तो आउटपुट हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो बड़ी आसान सी बात है। अब इसी केस को देखें, जो ये मेरा सर्किट है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, ये DC बैटरी की बड़ी टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, यहाँ पर साइन वेव, इसे ग्राउंड, और ये आउटपुट। अब मेरा इनपुट सिग्नल, ये इस तरह मेरा इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर मेरे वो रेफरेंस वोल्टेजेस हैं, ये वाले VDC वोल्टेजेस जो मैंने पॉजिटिव अप्लाई किए हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इनपुट सिग्नल इससे रेफरेंस से नीचे है तो उससे क्या हो रहा है, देखें, यहाँ पर फ़र्ज़ किया मैंने 5 वोल्ट अप्लाई किए हैं, तो अगर ये 1 वोल्ट हैं, 2 वोल्ट हैं, 3 वोल्ट हैं, इसका मतलब है इस पिन पर 1 वोल्ट हैं और यहाँ पर 5 वोल्ट हैं। तो अगर इस पिन पर 5 वोल्ट हैं और इस पिन पर 1 वोल्ट है, तो नेगेटिव ज़्यादा है, तो इट मीन्स आउटपुट पे बिल्कुल ठीक नेगेटिव वोल्टेजेस मिलेंगे। जितनी देर तक हमारे ये पॉजिटिव के वोल्टेज नेगेटिव से कम हैं, दूसरे लफ्ज़ों में अगर नेगेटिव के वोल्टेज पॉजिटिव से ज़्यादा हैं, तो हमारी आउटपुट नेगेटिव रहेगी। लेकिन अगर हमारा ये इनपुट सिग्नल इस हिस्से में देखें, इस हिस्से में और इस हिस्से में रेफरेंस वोल्टेजेस, ये जो इनपुट वोल्टेजेस से हैं रेफरेंस से ज़्यादा हो गए, तो उतने हिस्से में हमारी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव रहेगी। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगले हिस्से में, क्योंकि दोबारा हमारे इनपुट के वोल्टेजेस यानी V पॉजिटिव के वोल्टेजेस V नेगेटिव से कम हो गए हैं, तो आउटपुट हमारी फिर नेगेटिव हो जाएगी और इतने हिस्से में फिर से पॉजिटिव रहेगी। तो ये आपके सामने जो ग्राफ बना है, ये कंपेयर कर रहा है 2 इनपुट्स को, कि अगर इनपुट सिग्नल इससे ज़्यादा होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में लो रहेगी। यानी आप देखें ये मुसलसल लो जा रही है और सिर्फ सिग्नल के इतने हिस्से के लिए हमारी ये पॉजिटिव रह रही है। तो ये हमारा कंपैरेटर है, इंतहाई आसान सा सर्किट है, मुख्तसर से इसकी वर्किंग है। इसमें जो बात याद रखने वाली है वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि V पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग के वोल्टेज अगर इन्वर्टिंग से ज़्यादा होंगे तो हमारी आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी।
सॉरी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर V नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग के वोल्टेजेस नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी आउटपुट नेगेटिव हो जाएगी। ये इसमें छोटी सी बात है करने वाली, और ये बुक में आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर मौजूद है। चैप्टर नंबर 8 ही है और ये हमारा टॉपिक है वोल्टेज फॉलोअर। लास्ट लेक्चर था। ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ये जो मैंने आपको बताई कि अगर इन्वर्टिंग हो तो आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन लामहदूद होता है, मैंने आपको बताया था। और ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये इसकी साइन वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम है जो हमने भी पढ़ी है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस्तेमालात के तौर पर है कि हम इसे कंपैरेटर, डिफरेंशिएटर, एडर यानी जमा करने वाला, डीसी एम्पलीफायर, श्मिट ट्रिगर, ये हम आगे पढ़ेंगे। इंटीग्रेटर देखें, मैंने आपको डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर के प्रैक्टिकल कराए थे। आप उसमें स्क्वायर वेव अप्लाई करते थे और आउटपुट पे आपको कुछ इस तरह की वेव मिल जाती थी। तो ये इंटीग्रेटर और ये हम क्यों इस्तेमाल करते थे, ये मुझे आप ज़रा बताइएगा, सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा कि हम ये स्क्वायर वेव को इस तरह की पल्सेस में क्यों कन्वर्ट करते थे। डिफरेंशिएटर सर्किट बनाने का मकसद क्या है, इसका कहीं मल्टी वाइब्रेटर के साथ कोई तल्लुक़ तो नहीं है कि मुझे इसका जवाब आप सब ने मुझे पर्सनल मैसेज में देना है। सबट्रैक्टर है यानी माइनस करने वाला, वाइब्रेटर है जो मैंने आपको बताया अपनी हालत चेंज करता रहता है। इसमें कुछ 2 डेफिनेशंस हैं जो कि इंतहाई 3 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में अक्सर आती हैं। कि सबसे पहली है कॉमन मोड इम्पीडेंस। सवाल आएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कॉमन मोड इम्पीडेंस से क्या मुराद है, तो वो आपने बताना है कॉमन मोड इम्पीडेंस क्या होती है। फिर दूसरा सवाल आएगा डिफरेंशियल मोड। तो सबसे पहले कॉमन मोड देख लेते हैं। तो कॉमन मोड में आपको बता देता हूँ कि बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 इनपुट्स हैं, V नेगेटिव, V पॉजिटिव। तो कॉमन मोड में कहते हैं ये जो इन्वर्टिंग है इसके दरमियान रजिस्टर लगा के ग्राउंड और दूसरा रजिस्टर भी ग्राउंड, यानी दोनों टर्मिनल्स की इनफरादी तौर पर ग्राउंड के लिहाज से, यानी V नेगेटिव की ग्राउंड के लिहाज से इनफरादी तौर पर मज़ामत कॉमन इनपुट इम्पीडेंस के कॉमन मोड इम्पीडेंस कहलाती है। और डिफरेंशियल मोड क्या है जी, डिफरेंशियल मोड इम्पीडेंस क्या है, ये सवाल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल मोड इम्पीडेंस क्या है कि दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो इम्पीडेंस मौजूद है इसके फ़र्क, यानी आप क्या कहेंगे कि अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस रेजिस्टेंस ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। तो डिफरेंशियल में क्या है कि दोनों टर्मिनल्स के दरमियान मज़ामत के फ़र्क को डिफरेंशियल इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। और कॉमन मोड में यह है कि रेजिस्टर्स को आप इनफरादी तौर पर ग्राउंड कर देते हैं तो वो कॉमन मोड इम्पीडेंस बन जाती है। इसमें जो तीसरी डेफिनेशन है वो है स्ल्यू रेट की। स्ल्यू रेट, आउटपुट इम्पीडेंस तो आपको मालूम है आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है। आउटपुट इम्पीडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट टर्मिनल के साथ और ग्राउंड टर्मिनल के साथ मौजूद मज़ामत, ये देखें जी, ये आर आउट के लाएगी। देखें यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल की ग्राउंड के साथ इनफरादी तौर पर मज़ामत को हम क्या कहते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस क्या है कि दोनों टर्मिनल्स को अगर ग्राउंड के लिहाज से अलग अलग देखेंगे तो वो कॉमन मोड बन जाएगी, अगर दोनों को फ़र्क करके देखेंगे तो डिफरेंशियल बन जाएगी। और आउटपुट आखिरी डेफिनेशन है इस चैप्टर की, वो है स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट में क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ आपको। स्ल्यू रेट क्या होता है जी, द चेंज इन आउटपुट voltages of operational amplifier in response of step input। यानी आपने इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक छोटी सी स्टेप, एक झटका थोड़ा सा ऐसे ट्रिगर किया, ऐसे आपने ट्रिगर किया थोड़ा सा, और आउटपुट में वोल्टेज आ रहे थे तो क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क पड़ा है। ये स्ल्यू रेट कहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर छोटा सा इनपुट अगर आप देंगे, स्टेप इनपुट देंगे तो आउटपुट में कितना फ़र्क पड़ता है, ये है आपकी स्ल्यू रेट। तो जो ये
बुक है, इसमें मैंने आपको जो पढ़ाया अभी यहाँ पर मौजूद है। कुछ बुक्स के एंड पे डेफिनेशन मौजूद नहीं है, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये इनपुट इम्पीडेंस है, ये आपकी यहाँ पर डिफरेंशियल मोड की इम्पीडेंस की बात की गई है, यहाँ पर कॉमन मोड की बात की है, ये आउटपुट इम्पीडेंस है और ये स्लीव रेट है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है। अगला चैप्टर है आपका मल्टी वाइब्रेटर का, जो छुट्टियों से पहले हमने देखा था। मल्टी वाइब्रेटर की 3 इकसाम हैं, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जिसकी कोई भी हालत स्टेबल नहीं होती, ऑन ऑफ ऑफ, जिस तरह पुलिस की गाड़ी के ऊपर रेड और ब्लू लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है, वो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या था, कि मैंने आपको पेंडुलम की मिसाल दी थी कि अगर आप इसको स्प्रिंग की मिसाल दें आप इसको, कि एक दफ़ा स्प्रिंग को आपने खींचा है, खींचने के बाद छोड़ा है, तो वो दोबारा हरकत करने के बाद अपनी असल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। यानी जब तक इनपुट दे के रखेंगे इसकी हालत तब्दील रहेगी, जैसे इनपुट हटा लेंगे तो इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। इसकी मिसाल आपके घर के बाहर मौजूद जो डोर बेल है उसके जितने बेल दबा के रखते हैं, घंटी बजती रहती है, जैसे बेल छोड़ते हैं तो वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये इसकी दोनों हालत स्टेबल होती हैं। जिस तरह पंखे का बटन है, ट्यूबलाइट का बटन आपने ऑन कर दिया है तो ये पंखा ऑफ से ऑन हो जाएगा और मुसलसल ऑन रहेगा, और अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ से ऑन से ऑफ़ हो जाएगा और मुसलसल ऑफ़ रहेगा। कलेक्टर कपल मोनोस्टेबल था, वो आपको मैंने बताया था। यहाँ से ट्रिगर पल्स देते हैं। ये फिर 3 तरीके थे, पॉजिटिव ट्रिगरिंग, नेगेटिव ट्रिगरिंग। पॉजिटिव ट्रिगरिंग में ट्रिगर देने से ट्रांजिस्टर ऑन होता था, नेगेटिव ट्रिगरिंग में ट्रिगर देने से ट्रांजिस्टर ऑफ होता था। और ये अजाफी ट्रांजिस्टर के साथ कि मैंने आपसे सवाल भी पूछा था अभी कि स्क्वायर वेव क्यों देते हैं, तो वो आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा होगा। फिर एमीटर कपल था, हमने क्या किया, हमने चूँकि कलेक्टर कपल में 2 पावर सप्लाईज इस्तेमाल की थी, एक -VBB और एक VCC। -VBB से मुसलसल ऑफ रखता था, याद है, आप अपने नोट्स देखें ज़रा। इन मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया, एक सर्किट ड्रा किया यहाँ पर छोटा सा। इसमें क्या किया, एमीटर को कॉमन करके एक पावर सप्लाई इस्तेमाल कर ली। दोनों में यही फ़र्क है, दोनों मोनोस्टेबल ही। फिर इसके बाद हमने ये देखना था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज मोनोस्टेबल, ये अभी हम पढ़ लेते हैं। फिर था कलेक्टर कपल ए स्टेबल। कलेक्टर कपल में क्या था, ये ट्रांजिस्टर इस कैपेसिटर के ज़रिए से ऑन करवाता था और ये इसको चार्ज करवा के इसे करवाता था, और 0.7 के बाद ये दोनों ऑन ऑफ होते रहते थे। फिर इस तरह मीटर वाला भी था, वो मैंने आपको बताया। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें बच्चों प्रॉब्लम थी कि चूँकि ये RL1 RL2 एक जैसी वैल्यू थी, R2 R1 एक जैसी वैल्यू थी, C2 C1 एक जैसी वैल्यू थी। एक जैसी से मुराद बराबर थे दोनों। तो ये चूँकि सारा सर्किट एक जैसा था तो रेस कंडीशन आ जाती थी, रेस, वो पता ही नहीं था चलता कि किसने पहले ऑन होना है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया था, एमीटर कपल बनाया था और हमें पता था हमेशा इसने पहले ऑन होना है, उसके बाद इसने इसको ऑन करवाना है। और अब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ना है। और आगे देखें, फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर आ गया। 710 ऑपरेशनल एम्पलीफायर और 741, ये दोनों एक ही आईसी के 2 नंबर हैं, यानी एक दूसरे के मसावी हैं, इक्विवेलेंट है। अगर 741 नहीं मिलती तो 710 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमारे जो 2 टॉपिक रह गए हैं वो है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ मोनोस्टेबल और ए स्टेबल, वो मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। 555 टाइमर के बारे में मैंने आपको बड़ा तफसीलन बताया था कि इसको 555 इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 5 किलो ओम के रजिस्टर लगे होते हैं। यहाँ से नेगेटिव को मिलता है, ये पॉजिटिव को मिलता है। ये रीसेट हाई लो, आउटपुट लो, ट्रांजिस्टर ऑन, कैपेसिटर चार्ज, ये इसकी सारी वर्किंग मेथड अगर आपको भूल गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करें इस लाइन से, तो ये बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगी। ये सर्किट का स्विच ऑन किया जाता है, यहाँ से वर्किंग सारी आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये फार्मूला याद रखिएगा कि 555 टाइमर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ आउट क्या होती है, 555 टाइमर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये अक्सर एंटी टेस्ट में भी आ जाता है, तो वो आपने फार्मूला याद रखना है, 1/44 R1 + 2R2 × C1। और बेटा ये R1 R2 वो वाले हैं जो आपने एक्सटर्नली बाहर से लगाए थे, ये वो नहीं है जो उस आईसी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया अपना मल्टी वाइब्रेटर का। तो अब हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जो हमारा रह गया था, वो था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो वो हमारा टॉपिक अभी हम देखते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ओप एम्प एज MMVB। जो आपको याद होना चाहिए, MMVB से मुराद है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल जिसकी एक हालत स्टेबल होती है। तो मैं सबसे पहले सर्किट ड्रा कर लेता हूँ। बड़ा आसान सा सर्किट है, आपने इसको
ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा आपको। ये LM741 है, ये C1, इनका नाम रख लेते हैं R1, R2, R3, C2 और ये V इन। इनके नाम मैंने बच्चों वही रखे हैं जो बुक में है। और अगर आप गौर से देखें तो बुक में एक सर्किट में ना उन्होंने थोड़ा सा इस तरह कंफ्यूज किया हुआ है। ये रजिस्टर सिर्फ ग्राउंड कॉमन करने के लिए इस तार को जंप किया हुआ है, ये देखें, मैंने यहाँ पर नहीं किया, मैंने आपको आसानी के लिए बना दिया और आपको नज़र आ गया होगा कि ये वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट है। R1 R2 यानी R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं। अच्छा जी, सर्किट की वर्किंग क्या होगी? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपने ज़ाहिर बात है पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होगी। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन में से पहले इंट्रोडक्शन देना है जी बच्चों, भूलना नहीं आपने इंट्रोडक्शन। उसमें क्या है, आपने डिफ़ाइन करना है किसको, कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, और फिर आपने डिफ़ाइन करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। इन दोनों के बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिखने के बाद आपने कंस्ट्रक्शन पे आ जाना है। अब कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है कि सबसे पहले आपने लिखना है कि मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC ली जिसके इन्वर्टिंग इनपुट को कैपेसिटर C2 के ज़रिए इनपुट फराम की। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसे रिपीट करके सुन के लिख सकें। इनपुट आपने C2 के ज़रिए इन्वर्टिंग इनपुट पर दी और इन्वर्टिंग इनपुट को R3 के ज़रिए ग्राउंड कर दिया गया है। देखने की बात यह, चूँकि ये ग्राउंड हो गया है, अब अगर इनपुट नहीं होगी तो यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेंगे, चूँकि ये ग्राउंड है। हाँ, जब इनपुट मिलेगी तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, लेकिन अगर इनपुट नहीं होगी तो 0 वोल्ट मिलेंगे। फिर जी आपने दूसरी बात बतानी है, वो क्या बतानी है कि सर्किट में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक वोल्टेज डिवाइडर R1 और R2 लगाया गया है और दरमियान से जो रेफरेंस वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिए गए हैं। और फीडबैक में एक कैपेसिटर C1 लगाया गया है जो कि आउटपुट को इनपुट के साथ फीडबैक करता है, जोड़ता है। फीडबैक पता क्या होता है? आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट पर दे देना फीडबैक कहलाता है। अब जी वर्किंग की बात करें। वर्किंग में आपने सबसे पहले बताना है व्हेन नो इनपुट सिग्नल। ये बड़ा ज़रूरी है, सर्किट को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके लिखेंगे तो वर्किंग इंशाल्लाह अच्छी लिखी जाएगी। अच्छा जी, व्हेन नो इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल जब नहीं होगा तो क्या देखें, इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया तो इसकी वर्किंग में हमने सबसे पहले बताना है कि जब इनपुट अप्लाई नहीं की जाएगी तो देखें, जब इनपुट अप्लाई नहीं की हुई तो ये जो ग्राउंड है यहाँ से इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मिलेगा, इसका मतलब है ये 0 वोल्ट है। तो अब अगर यहाँ पर 0 हैं तो यहाँ पर अगर 0.1 वोल्ट भी होंगे तो ये टर्मिनल बड़ा होगा, तो बड़ी क्लियर बात है। तो यहाँ पर हमने VCC अप्लाई किया है जो कि R1 से करंट होती है R2 में आएगी और इस पॉइंट पर कोई वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगे। अब यही वोल्टेजेस पॉजिटिव इधर मिलेंगे। अब यहाँ से कुछ करंट इधर C1 से होते हुए भी गुजरेगी। अब C1 से जब करंट गुजरेगी तो लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पर नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट हो जाएगा। इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से आउटपुट आपकी नेगेटिव रहेगी। तो इसका मतलब ये इसकी स्टेबल हालत है। क्यों कि जब इनपुट फ्राहम नहीं करेंगे तो यहाँ से सारी करंट R1 से होते हुए यहाँ से कैपेसिटर होते हुए आउटपुट पर चली जाएगी और आउटपुट हमेशा के लिए नेगेटिव रहेगी। जो मोनोस्टेबल में यही होता है, एक जो हालत है वो हमेशा के लिए स्टेबल रहती है। अब दूसरे हिस्से में आप बयान करेंगे कि व्हेन पॉजिटिव सिग्नल इज़ अप्लाइड, तो देखें आपने जब पॉजिटिव सिग्नल इस जगह पर अप्लाई करना है तो वो C2 से होते हुए यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव वोल्टेजेस अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल आपका हाई हो जाएगा। जब ये टर्मिनल हाई होगा, देखें यहाँ पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे तो इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या करेगा, इसे उलट कर देगा इसे। तो जब ये उलट करेगा तो आउटपुट पे आपको चेंज हालत मिलेगी। जो थोड़ी सी करेक्शन करें कि
शुरू में जब आप इस सर्किट को कोई इनपुट फ्राहम नहीं करेंगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट होंगे और यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेंगे और ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे। जब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे तो आउटपुट भी पॉजिटिव ही होगी, आपकी नेगेटिव नहीं होगी। देखिए ना, अगर इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने कुछ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल पर सिग्नल फराहम किया जाए तो वैसे का वैसा ही मिलता है, चेंज नहीं होता। हाँ, अगर नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज फराहम किया जाए तो वो उलट होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह ही होगा कि जब आप सिग्नल फराहम नहीं करेंगे तो उस सूरत में यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर मिलेगा और जितने भी पॉजिटिव वोल्टेज होंगे वो सेम के सेम आउटपुट पर चले जाएंगे। लेकिन जब आप इनपुट सिग्नल यहाँ पर फराहम करेंगे और ये वोल्टेज इससे ज़्यादा होंगे तो इसे उलट करके मिलेंगे। तो जब आप सिग्नल फराहम करेंगे उस वक्त ये नेगेटिव हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। जितनी देर आपने इनपुट फराहम किए रखनी है, यहाँ से इनपुट फराहम किए रखने हैं, ये वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाएंगे, आउटपुट चेंज रहेगी। जैसे ही आप इनपुट हटा लेंगे, आप अपनी इनपुट ख़त्म कर देंगे, जैसे ही आप इस सिग्नल पे दोबारा आएंगे तो फिर क्या होगा, ये 0 वोल्ट पे चला जाएगा। यहाँ पर फिर इस VCC से कुछ वोल्टेज पॉजिटिव मिलेंगे, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आउटपुट की तरफ चले जाएंगे। तो ये था आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए मोनोस्टेबल। अब हम अपना आखिरी टॉपिक आज का देख लेते हैं, वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, AMVB, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इसका भी सर्किट बड़ा आसान सा है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपको मालूम है कि ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसकी एक भी हालत स्टेबल नहीं होती, यानी कोई भी हालत इसकी स्टेबल नहीं होती। आप अगर इसकी आउटपुट देखें हाई है तो कुछ देर बाद लो हो जाएगी, अगर लो है तो कुछ देर बाद हाई हो जाएगी। और ये टाइम कहाँ से पता चलेगा, RC टाइम कांस्टेंट पे। वो RC टाइम कांस्टेंट कौन सा है, ये जो R1 C1 है, ये तय करेगा कि इसकी आउटपुट हालत क्या होनी है। फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया, सपोज़, इसकी कंस्ट्रक्शन भी आप वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक रजिस्टर है, वोल्टेज डिवाइडर तो बनाया ही नहीं, रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, R3 R2। तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया, जो R1 इसकी फीडबैक है नॉन इन्वर्टिंग के लिए और C2 वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग के लिए हैं। पॉजिटिव पे R2 R3 वोल्टेज डिवाइडर है। देखिए ना, आउटपुट से वोल्टेज मिल रहे हैं, कुछ इस रजिस्टर पे जा रहे हैं, कुछ यहाँ से उधर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, ये वोल्टेज डिवाइडर है। फ़र्ज़ किया हमारी एम्पलीफायर, फ़र्ज़ किया कि आउटपुट, क्योंकि ये स्टेबल है ना, तो हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि इसकी कोई ना कोई हालत है। फ़र्ज़ किया आउटपुट पॉजिटिव है, तो अगर आउटपुट पॉजिटिव है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव वोल्टेज इस R1 C1 पर भी आना शुरू हो रहे हैं और ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। इसी तरह ये पॉजिटिव वोल्टेज R3 से होते हुए R2 पर भी आ रहे हैं, ऐसे ही है ना जी। तो अब ये जो वोल्टेज है, देखिए शुरू में कैपेसिटर पे 0 वोल्ट थे, तो इसका मतलब है इस जगह पर ज़्यादा वोल्टेज थे और यहाँ पर कम वोल्टेज थे। तो अगर यहाँ पर कम वोल्टेज थे, यहाँ पर ज़्यादा थे, तो आउटपुट पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, जो कि हमने फ़र्ज़ की थी। अच्छा, अब देखिए यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज इस कैपेसिटर C को मिल रहे हैं, तो VC1 इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं, स्टार्ट टू इंक्रीज़, यानी कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। तो अब ये वोल्टेज आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हुए हैं और इसकी निस्बत ज़्यादा हो गए। अब आप मुझे ख़ुद बताएं, अभी हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, नेगेटिव पिन पर या इन्वर्टिंग पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, तो आउटपुट क्या होते हैं, उलट हो जाते हैं। उलट होने से क्या मुराद, अब आउटपुट आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आपकी आउटपुट नेगेटिव हो गई है तो इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज भी कम होना शुरू हो गए। अगर यहाँ पर 5 है तो 4 3 2 1 होना शुरू हो गए और नेगेटिव होना शुरू होगी, तो अब ये कैपेसिटर आपका इस तरह डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो अब जब ये आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो VC क्या होगा, स्टार्ट टू डिस्चार्ज, उसके वोल्टेज कम होना शुरू हो गए। जैसे ही VC1 के ये वाले वोल्टेजेस कम हो जाएंगे इसकी निस्बत, तो फिर क्या होगा जी, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो गए, यहाँ पर ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर देखें आउटपुट फिर पॉजिटिव हो गई। यानी दोबारा सुने, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ है तो इस पॉइंट पर वोल्टेज आहिस्ता 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 कम होना शुरू हुए हैं। तो अगर यहाँ पर कम है ना, यहाँ पर तो फिक्स हैं R3 R2 की वजह से, तो जैसे ये वोल्टेज इसकी निस्बत कम होंगे, इसके आउटपुट की वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी आउटपुट इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव है मूव करती रहेगी। ये है आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर और मल्टी वाइब्रेटर को कवर कर लिया है। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 को शुरू करेंगे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से पेपर में लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पेपर की तकसीम इस तरह की है, वो है रैंप, पल्स और फंक्शन जनरेटर। तो उसके लिए अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।